नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर हेमराज मीणा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने 13 पार्ट से लेके और 19 पार्ट तक जो भूगोल का जो पार्ट है यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और आगे भी प्रोसेस जारी हैं। अब आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपको अध्याय 20 है और इसका नाम है परिवहन। अब परिवहन में आपने पिछली कक्षा में, छोटी कक्षाओं में परिवहन के बारे में पढ़ा है, परंतु इसमें थोड़ा सा व्यापक रूप है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया कि भाई परिवहन होता है एक वस्तु को दूसरे स्थान पर लाना ले जाने को परिवहन कहते हैं। परिवहन से तात्पर्य यात्री या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या लाने को परिवहन कहते हैं। अब आपको ये भी पता है कि भाई स्थल परिवहन है, वायु परिवहन है और जल परिवहन है। ये मोटे तौर पे हैं। ये तो परिवहन होता है, आपको इस बेसिक चीज़ें तो पता है, परंतु और भी चीज़ें हैं जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सड़क परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे, रेल परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे, जल परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे, पाइपलाइन परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, बहुत सी बार बच्चे पूछ कर रहे हैं आज सर हमें टॉपिक नहीं मिलता। बच्चों, जैसे मैं वीडियो डाउनलोड करता हूँ ना, तो ये नीचे से जाओ, आप मेरा चैनल खोलो। चैनल खोलने के बाद में आपको वीडियो पे जाओ, वीडियो पे क्लिक करोगे तो नीचे से पूरे चैनल 10वीं के और 12वीं के नीचे से पूरे वीडियो पड़े हुए हैं, नीचे से लेके 10वीं से 12वीं तक। आप अगर यदि आपका कोई टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो 10वीं में भी, जैसे कि विनिर्माण है, कृषि है, तो ये आप 10वीं से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक से बताया है। आपके अगर आप उससे से भी आप अध्ययन कर सकते हो और फिर इसको भी देख लो। तो हम शुरू करने वाले हैं परिवहन। तो शुरू करते हैं परिवहन। देखो बच्चों, परिवहन को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहते हैं। परिवहन से तात्पर्य यात्रियों और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है। परिवहन साधनों के अंतर्गत सड़क, रेल, वायु तथा नौ परिवहन तथा पाइपलाइन आदि सम्मिलित हैं। तो परिवहन को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहते हैं। बच्चों, जिन देशों में, देखिए बच्चों, किसी भी देश में परिवहन उस राष्ट्र की धमनियाँ होती हैं। जैसे कि शरीर में धमनियाँ होती है, उसी प्रकार परिवहन भी एक धमनियों का कार्य करता है। इससे किसी भी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन चीज़ों पर प्रभाव जरूर पड़ता है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भी और धार्मिक परिवहन से सभी एक राष्ट्र पर सभी पहलुओं को छूता है परिवहन। तो परिवहन जिस प्रकार एक शरीर में धमनियाँ होती है, उसी प्रकार एक राष्ट्र में परिवहन के साधन, परिवहन के मार्ग धमनियों का कार्य करते हैं। ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है बच्चों। ये क्या होती है? अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। अब हम इसमें देखेंगे कि भाई परिवहन किसे कहते हैं। एक छोटी सी तो परिवहन को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहते हैं। अर्थव्यवस्था की क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। परिवहन से तात्पर्य यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से हैं। परिवहन साधनों के अंतर्गत सड़क, रेल, वायु तथा नौ परिवहन तथा पाइपलाइन आदि सम्मिलित करते हैं। तो आपको पता है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, नौ परिवहन, ये सब परिवहन तथा पाइपलाइन परिवहन, ये परिवहन के साधन हैं। ये परिवहन के क्या है?
साधने, यहाँ इनसे परिवहन होता है, इनसे परिवहन होता है। जहाँ पर जल परिवहन की व्यवस्था है तो वहाँ जल परिवहन होता है जहाज़ों के माध्यम से। जहाँ सड़क परिवहन होता है तो वहाँ वाहनों के माध्यम से सड़क परिवहन होता है। जहाँ वायुयान परिवहन होता है तो सभी परिवहन के साधन हैं। अब आगे पढ़ते हैं परिवहन के साधन। आगे क्या पढ़ते हैं अपन? परिवहन के साधन। अब देखिए बच्चों, हमने परिवहन के साधन के रूप में ये परिवहन के साधन, अब परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। अब आपको एक और बात बता दूं मैं कि परिवहन तृतीय सेक्टर का व्यवसाय के अंतर्गत आता है। परिवहन, संचार, ये सब चीज़ें किस में आती है? तृतीय सेक्टर में आती है, तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इसकी जो परिवहन के अंतर्गत जो भी सेवाएं हैं वो तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आती है बच्चों। तो हम इसका परिवहन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो परिवहन के साधन स्थल, जल, वायु, तो इनको 3 भागों में बांटा गया है: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। अब देखिए बच्चों, स्थल पर सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन आजकल क्या होता है, जो तरल पदार्थ हैं उसको लाने ले जाने में बहुत सारा खर्चा होता है बच्चों, बहुत सारा खर्चा होता है। तो इसके लिए पाइपलाइन डाल दी गई है। तो परमानेंट ही अब लाना ले जाने की कोई दिक्कत नहीं है। वो पाइपलाइन के माध्यम से क्या हो रहा है? परिवहन हो रहा है, उसका लगातार परिवहन हो रहा है। तो अब इसको ढुलाई का कार्य पूरी तरह से बच गया है। तो ये स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन, रेलवे, पाइपलाइन परिवहन, 3 तरह के साधन हैं। अगर हम जल परिवहन की बात करें तो अंतस्थलीय, अंतस्थलीय का मतलब होता है बच्चों एक देश के अंतर्गत, जैसे नदियों के द्वारा, झीलों के माध्यम से। तो एक देश के अंतर्गत जो परिवहन होता है उसे कहते हैं अंतस्थलीय, यानी एक देश की सीमा के अंतर्गत। और एक होता है जल में सागरीय और महासागरीय मार्ग, जो सागर महासागरों में जहाज़ों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, वो होता है सागरीय और महासागरीय परिवहन। अब देखिए वायु परिवहन। वायु परिवहन 2 तरह के होते हैं बच्चों। एक तो राष्ट्रीय, यानी कि जैसे यहाँ से जयपुर से दिल्ली की उड़ान भरी, तो ये तो राष्ट्रीय हो गया। दिल्ली से चेन्नई, कन्याकुमारी, कोलकाता, ये परिवहन होता है। इनके एक रूट होता है, आगे पढ़ेंगे हम। अब ये तो हो गया राष्ट्रीय परिवहन, यानी एक देश की जो सीमा है उसी के अंतर्गत जो वायुयान के माध्यम से परिवहन होता है वो राष्ट्रीय परिवहन है, यानी कि वायु परिवहन में राष्ट्रीय परिवहन है। अब अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में जो वायुयान के माध्यम से है परिवहन होता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में वस्तु या यात्रियों को ले जाने में वायुयान कार्य करते ही हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिवहन है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई परिवहन के साधन है स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, 3 तरह से परिवहन होता है। स्थल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। और जल परिवहन को हम अंतस्थलीय परिवहन, सागरीय, महासागरीय मार्ग, इसके अलावा वायु परिवहन को हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के अंतर्गत भी रखते हैं। अब आगे हम देखते हैं बच्चों, तो परिवहन तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। अब आगे हम देखेंगे थोड़ा सा किसको क्या है कि मिस्टेक आ गई। अब बच्चों देखिए, परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो परिवहन तंत्र को प्रभावित करते हैं? तो हम देखेंगे साहब, भौतिक कारक। पहला कारक कौन सा है? भौतिक कारक। अब देखिए बच्चों, भारत एक विशाल देश है और विशाल देश होने की वजह से एक देश की सीमा से दूसरे, एक छोर से दूसरे छोर में आने जाने में जो परिवहन सिस्टम को अपनाया जाता है वह
अब देखिए इन सब चीज़ें जो परिवहन है उन चीज़ों पर भौतिक कारक हैं उनका बहुत बड़ा इफेक्ट है, यानी धरातल का। यदि उबड़ खाबड़ है तो वहाँ रेल परिवहन विकसित हो ही नहीं सकता। जहाँ पहाड़ियाँ हैं, जहाँ उबड़ खाबड़ हैं, वहाँ रेल परिवहन विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि रेलें ऊंची नीची जगह पर नहीं जाती है। समतल मैदानों में रेल परिवहन विकसित होता है। तो उबड़ खाबड़ जगहों पर या तो हम सड़क परिवहन के माध्यम से पहुंच सकते हैं, सड़क काट कूट के बनाई जाती है, या फिर हम वायु परिवहन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो देखिए हमने देखा कि परिवहन का साधन का वितरण, उसकी सघनता, परिवहन के साधन और वितरण और उसकी सघनता उसके धरातल यानी किसी भी देश के धरातल पर निर्भर करती है। जहाँ धरातल समतल होगा वहाँ रेल परिवहन अत्यधिक मात्रा में विकसित होगा। यदि जहाँ धरातल उबड़ खाबड़ है तो वहाँ सड़क परिवहन अत्यधिक मात्रा में विकसित होगा। तो धरातल सबसे बड़ा ये कारक है। तो देखिए भौतिक कारक, समतल मैदानी क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था अधिक विकसित होती है। तो परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक अंडरलाइन कर लेना वेरी मोस्ट है। भौतिक कारक, समतल मैदानी क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था अधिक विकसित होती है। जहाँ पर देखिए अब उत्तर भारत की बात करते हैं, गंगा यमुना का मैदान है, समतल मैदान है। तो यहाँ 50% से अधिक रेल मार्ग उत्तर भारत में है और कच्ची सड़कों का यहाँ पर विकास बहुत कम मात्रा में हुआ है। अब देखिए जो कच्ची सड़कें हैं उनका विकास हुआ है, तब पक्की सड़कों का जो विकास है पठारी भूभाग में हुआ है बच्चों। तो भौतिक कारक में समतल मैदानी क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था अधिक विकसित होती है। जहाँ पर समतल मैदान है वहाँ पर परिवहन व्यवस्था जैसे कि रेल परिवहन हो या सड़क परिवहन हो, कुछ भी कोई भी हो, वहाँ पर समतल मैदानी क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था अधिक विकसित होती है। तो भौतिक कारक यानी कि परिवहन तंत्र को विकास को प्रभावित करने वाला पहला कारक है भौतिक यानी धरातल, भौतिक यानी पृथ्वी, भू। अब भू का कैसा होना है, अगर समतल है तो समतल मैदानी क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था अधिक विकसित होती है। यदि समतल मैदानी भाग है तो वहाँ परिवहन व्यवस्था अधिक विकसित होती है, और यदि उबड़ खाबड़ है तो वहाँ परिवहन व्यवस्था कम विकसित होती है। पगडंडियों के माध्यम से ही हम उस स्थान पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर हमको जाना है। दूसरा है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों जैसे कि रेगिस्तान में परिवहन कम विकसित होता है। जहाँ पर कम जनसंख्या है, सांस्कृतिक कारक में से पश्चिमी रेगिस्तान है साहब, पश्चिमी रेगिस्तान है। राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिमी भाग हैं वो रेगिस्तान है, पूरा 61% रेगिस्तान है। तो जहाँ सांस्कृतिक कारक, जहाँ कम जनसंख्या वाले क्षेत्र जैसे रेगिस्तान में परिवहन कम विकसित होता है। जहाँ रेगिस्तान है, रेतीला मरुस्थल है, वहाँ परिवहन कम विकसित होता है, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जिससे कि वहाँ परिवहन सड़क मार्ग के रेल मार्ग का निर्माण किया जाए। रेगिस्तान में रेत हैं। तो सांस्कृतिक कारक ये भी परिवहन तंत्र को विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। आर्थिक कारक एक है आर्थिक कारक। खनिज व औद्योगिक बहुलता वाले क्षेत्रों में परिवहन के साधन भी अधिक विकसित होते हैं। जहाँ पर आपने भी पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा था, खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ा था। खनिज और औद्योगिक बहुलता वाले क्षेत्रों में परिवहन के साधनों के अधिक विकसित होते हैं। देखिए बच्चों, जहाँ पर खनिज हैं, जहाँ पर खनिज मिलते हैं, जहाँ औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं, वहाँ पर उन क्षेत्रों में परिवहन के साधनों के अधिक विकसित मिलते हैं, क्योंकि वहाँ रेल परिवहन भी होगा, वहाँ सड़क परिवहन भी होगा, क्योंकि वहाँ जनसंख्या भी अधिक होगी। तो जहाँ जनसंख्या अधिक होगी, जहाँ रेल परिवहन भी होगा, सड़क परिवहन भी होगा, तो ये परिवहन तंत्र को प्रभावित करने वाला कारक है आर्थिक कारक। खनिज और औद्योगिक बहुलता वाले क्षेत्रों में परिवहन के साधन भी अधिक विकसित होते हैं। जहाँ पर खनिज निकलते हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उन क्षेत्रों में क्या होता है, परिवहन के साधन अधिक विकसित होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सुरक्षात्मक कारक। सुरक्षात्मक कारक, अब देखिए सीमाओं की सुरक्षा और सैन्य उद्देश्यों की आपूर्ति हेतु परिवहन अधिक विकसित किया जाता है। अब देखिए सुरक्षात्मक कारक में सीमाओं की सुरक्षा और सैन्य उद्देश्यों की आपूर्ति हेतु परिवहन अधिक विकसित किया जाता है। तो सुरक्षात्मक कारकों की वजह से भी परिवहन, जैसे सड़क परिवहन हो
सड़क परिवहन को अधिक विकसित किया जाता है, इसका कारक हैं जैसे कि मान लीजिएगा अभी उस समय 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, तो उस समय लद्दाख जो वाला एरिया था, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया था, वहाँ पर परिवहन अब तो अभी तो वर्तमान समय में तो भारत में इतना विकास हो गया है कि अब तो सड़क सुरक्षा जो सड़क जहाँ पर अपनी सीमा है जहाँ पर जिन जिन देशों से सीमा लगी हुई है वहाँ पर अब अपन ने सड़क निर्माण कर लिया कि जिससे कि सैन्य सामग्री ले जाना या सैनिकों को लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए इसे पाकिस्तान से अपने बीकानेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इनकी सीमा लगी हुई है। उधर गुजरात की लगी, कुछ गुजरात के कच्छ के रण से लेके ऊपर तक जहाँ तक पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर तक, पंजाब, वहाँ तक हमने सीमा के सटीक एक सड़क बनाई है भारतीय हमारे देश के रक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्योंकि कभी भी अगर पाकिस्तान के द्वारा अगर युद्ध बोल दिया जाता है या युद्ध छेड़ दिया जाता है तो उस समय हम हमारे सैनिकों को सीमा पर पहुंचाने में दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होता है कि सुरक्षात्मक कारक सीमा और सुरक्षा और सैन्य उद्देश्यों की आपूर्ति हेतु परिवहन अधिक विकसित किया जाता है। राजनीतिक कारक, सरकारी नीतियाँ भी सड़क परिवहन तंत्र को विकास को प्रभावित करती है। अब देखिए बच्चों, जहाँ पर राजनीतिक सरकारी नीतियाँ और सड़क परिवहन तंत्र को विकास को प्रभावित करती है। अभी राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति के अनुसार अगर वो जहाँ चाहे वहाँ पर, जहाँ पर राजनेताओं के औद्योगिक इकाइयाँ हैं तो वो भी उनकी नीतियों के हिसाब से, उनकी इच्छा के अनुसार से वह वहाँ पर सड़क परिवहन तंत्र विकास को कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें परिवहन तंत्र को विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। भौतिक कारक होता है, सांस्कृतिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, सुरक्षात्मक कारक हैं और राजनीतिक कारक हैं। अब हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन। तो बच्चों आपने देखा सड़क परिवहन देखेंगे तो ये तो कारक जो प्रभावित करते हैं, जैसे कि भौतिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं और सुरक्षात्मक कारक है, राजनीतिक कारक है। ये तो सड़क परिवहन तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखेंगे हम सड़क परिवहन, जिसमें आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता में, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में आज से 5000 से 8000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में पक्की सड़कों का निर्माण, तो सड़कों का तब भी महत्व था जब मानव का विकास चरम पे था, तब भी महत्व था और आज भी सड़कों का उतना ही महत्व है। तो सड़क का अगर हम इतिहास देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से देखते हैं। उसके बाद में अगर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पाटलिपुत्र में सड़क का निर्माण किया गया, अशोक के द्वारा सड़क का निर्माण किया गया, शेरशाह सूरी के द्वारा मुगल काल में शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रक रोड जो ढाका से लाहौर तक जाती थी और उससे अलग अलग आगरा से अजमेर, आगरा से चित्तौड़, आगरा से लाहौर, तो ये सड़कें बटी हुई थी। अंग्रेज़ों के समय इसको ग्रांड ट्रक रोड, इसका नाम K2, इसका नाम ग्रांड ट्रक रोड रखा गया कि ब्रिटिश शासन का आया तो इस जो ये सड़क थी इसको किसके नाम से जाना गया? इसको ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना गया क्योंकि शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और आज भी ये हैं, वर्तमान में भी हैं। तो ये तो हो गया आपको सड़कों का इतिहास। अब देखिए बच्चों, सड़क परिवहन छोटी दूरियां और हल्के सामान परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त हैं। देखिए बच्चों, जहाँ सड़क परिवहन किसके लिए? सड़क परिवहन छोटी दूरियां, जहाँ कम दूरियां हैं और कम दूरी पर सामान ले जाना है, तो सड़क परिवहन छोटी दूरियां हल्के सामानों के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त हैं। अगर दूरी ज़्यादा है तो रेल परिवहन अच्छा है और हल्के सामानों के लिए परिवहन सबसे उपयुक्त है सड़क परिवहन। भारत में सड़क का वितरण बड़ा ही असमान है।
भारत में सड़कों की कुल लंबाई 49 लाख किलोमीटर है, जो देश के परिवहन का 80% वहन करती है। भारत का सड़क परिवहन विश्व का तीसरा बड़ा परिवहन है और सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र के बाद क्रमशः तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का स्थान है। केरल तथा पंजाब में सर्वाधिक सड़कें घनत्व हैं। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अब देखिए बच्चों, ये है हमारा कि सड़क परिवहन छोटी दूरी है, हल्के सामानों के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि जो छोटी दूरी है 500-600 किलोमीटर, यहाँ तक तो सड़क परिवहन अच्छी बात है। और ज़्यादा दूरी के लिए रेल परिवहन सबसे अच्छा सुलभ साधन है। और हल्के सामानों के लिए ये जहाँ हल्के सामान है तो ये लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। भारत में सड़कों का वितरण बड़ा ही असमान है। अब भारत में जो सड़कों का वितरण है बच्चों, वो बड़ा असमान है, क्योंकि हमारा भारत में जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, कहीं पठार हैं, कहीं नदियाँ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं रेगिस्तान है। तो इनकी वजह से भारत में सड़कों का जो वितरण है वो बड़ा ही असमान है। मैदानी भाग, जहाँ कहीं मैदान है तो मैदानी भागों में सघन सड़क वितरण है, पठारी भागों में सघन सड़क वितरण है, पर जहाँ रेगिस्तान है वहाँ कम है। तो भारत में सड़कों का वितरण बड़ा ही असमान है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई 49 लाख किलोमीटर है, जो देश के परिवहन का, भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 49 लाख किलोमीटर है, जो देश के परिवहन का 80% वहन करती है। कितना प्रति करती है? 80% वहन करती है। भारत का सड़क परिवहन विश्व का तीसरा बड़ा परिवहन है। भारत का सड़क परिवहन विश्व का तीसरा बड़ा परिवहन है। सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का अग्रणी राज्य है और महाराष्ट्र के बाद क्रमशः तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। तो ये 80% वहन करती है, 49 लाख किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारत सड़क परिवहन विश्व में तीसरा स्थान है। और सड़कों की लंबाई में दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का अग्रणी राज्य है। उसके बाद में देखते हैं तो उसके बाद में तमिलनाडु है महाराष्ट्र के बाद में, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। केरल और पंजाब में सर्वाधिक सड़क घनत्व है, क्योंकि केरल और पंजाब समतल मैदानी भाग हैं, तो यहाँ पर सर्वाधिक सड़क घनत्व हैं। और ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। और ये भारत की ऐतिहासिक सड़कें हैं जो कोलकाता से लाहौर तक जाती है, वर्तमान में कोलकाता से अमृतसर तक जाती है। तो ये पहले की बात है। शेरशाह सूरी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये भारत की ऐतिहासिक सड़कें जो कोलकाता से लाहौर तक जाती, जब हम पाकिस्तान भी हमारे अधिकृत था, हमारे देश में ही था, तक जाती है। वर्तमान में ये कोलकाता से अमृतसर तक जाती है। तो ये है बच्चों, तो ये हमने सड़क के बारे में पढ़ लिया था, सड़क का इतिहास पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन का महत्व।